हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे जावा होता क्या है, जावा टेक्नोलॉजी क्या है, या कोई भी आपको पूछता है व्हाट इज जावा और व्हाट इज जावा टेक्नोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे आंसर देते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने डेफिनेशन लिखी है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट रिलीज बाय सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995। ओके, तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म भी है, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म क्या होता है? देखो, जावा में क्या होता है कि हम एक जावा प्रोग्राम लिखते हैं, डॉट जावा फाइल नाम से एक फाइल बनाते, डॉट जावा एक्सटेंशन से। उसके बाद हम कंपाइल करते हैं उसको जावा सी कंपाइलर के हेल्प से, और जब हम एक कंपाइल करते हैं तो हमें एक डॉट क्लास फाइल मिल जाती है। तो ये डॉट क्लास में क्या रहता है, बाइट कोड रहता है। ठीक है, जो कि हम रीडेबल नहीं रहता है, हम हमें वो क्या रहता है, उसमें लिखा क्या रहता है हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो एक बाइट कोड रहता है। अभी बाइट कोड जो है कि कोई भी सिस्टम को समझता नहीं है बाइट कोड क्या है। तो कोई भी सिस्टम पे, कोई भी अपना जो कंप्यूटर होता है, तो उनको तो ये पता नहीं है बाइट कोड कैसे रीड करते हैं, या तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर को बस पता समझ में आता है जीरो एंड वंस। राइट, बाइनरी जो नंबर है, जीरो और वन, उसको समझ में आता है। उसको हम मशीन को कोड भी बोलते हैं, मशीन नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, नेटिव इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो उसको बस वो समझ में आता है। तो तो फिर एक क्या होता है कि जेवीएम रहता है। तो जेवीएम के हेल्प से हम एक बाइट कोड रीड करके, ये जेवीएम क्या करता है, इसको नेटिव इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेटिव इंस्ट्रक्शन में मतलब क्या करेगा ये जो यहाँ पे कुछ भी बाइट कोड रहेगा, तो ये एक्चुअली जीरोज एंड वन में कन्वर्ट करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको जीरोज एंड वन में कन्वर्ट करेगा। तो कोई भी सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन समझ में आएगी और वो एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या है कि जेवीएम, अभी जेवीएम क्या है, जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन ये एक मशीन है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, और उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अगर ये जेवीएम रहेगा तो ही हम वो प्रोग्राम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर जेवीएम नहीं है, कोई भी सिस्टम पे जेवीएम नहीं है, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर आप कोई भी सिस्टम देखेंगे, अभी कोई भी कंप्यूटर देखिए आप, अम, कोई जावा पे काम नहीं किया है, जावा इंस्टॉल नहीं किया है, तो भी आपको वो जेवीएम दिखेगा। मोस्टली रहता है, अभी जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसके साथ जेवीएम रहता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, उसको रन करने के लिए जेवीएम चाहिए होता है। तो आपके सिस्टम पे मोस्टली जेवीएम इंस्टॉल्ड रहता है। तो आप चेक कर सकते हैं। अभी आप वो कैसे, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आपको ये लोगो दिख जाता है कहीं पे ना कहीं पे, टास्क बार में दिखता है। तो अगर ये दिखा, इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम पे जेवीएम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो वो एक जेवीएम मतलब एक प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो अगर आपको कोई भी पूछता है या इंटरव्यू में पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि जावा इज नॉट ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, और उसको कब रिलीज किया है, 1995 में। इन्होंने जब ये लैंग्वेज क्रिएट की, तो इनका एक सिद्धांत था, एक उनका टारगेट था, मोटिव था, कि उनको ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करनी है कि उसको हम एक बार राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, उसको एक बार राइट करेंगे, लेकिन वो हर जगह पे रन होना चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी सिस्टम पे। मतलब अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा, एक जावा प्रोग्राम लिखा, तो वो विंडोज सिस्टम पे भी रन होना चाहिए, लाइनेक्स पे भी रन होना चाहिए, मैक पे भी होना चाहिए, कोई मोबाइल पे भी होना चाहिए, टैब पे होना चाहिए, कोई भी डिवाइस पे वो रन होना चाहिए। ठीक है, तो
उस तरह की लैंग्वेज उन्होंने उनको क्रिएट करनी थी और उन्होंने वो सक्सेसफुली क्रिएट की। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है बाइट कोड की हेल्प से। ओके, तो हम जब जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर हम उसको कंपाइल करते हैं और हमें एक बाइट कोड जनरेट होता है। अब ये बाइट कोड जनरेट होता है, ये अगर आप कोई भी सिस्टम पे लेके जाएंगे और वहां पे अगर आप जेवीएम इंस्टॉल्ड है तो वहां पे आपको पूरा जेडीके चाहिए ऐसा कुछ नहीं, बस जेवीएम इंस्टॉल रहेगा तो भी आप प्रोग्राम रन कर सकते हो उसको। ये है, मतलब कोई भी पूछता है व्हाट इज जावा टेक्नोलॉजी तो आप ये बता सकते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जावा के कुछ फ्लेवर्स है। ये जो फ्लेवर्स है, जो शुरू में थे ये तीन फ्लेवर्स थे, मेन फ्लेवर्स थे जावा के। उसको बोलते हैं जे टू ए सी, जे टू एम ई और जे टू ई और जे टू एम ई। अभी मैंने यहाँ पे बस तीन लिस्ट किए, लेकिन इसके अलावा भी अभी उन्होंने बहुत सारे एडिशनल टेक्नोलॉजी ऐड की है, जैसे जावा डीबी है, जावा एम्बेडेड है। तो अलग अलग उन्होंने अलग से फ्लेवर बनाए हुए हैं, लेकिन ये तीन मेन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जे टू ए सी, जे टू ई, जे टू एम ई, तो ये एस सी मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, जे फॉर जावा और एस फॉर स्टैंडर्ड और ई फॉर एडिशन। तो जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। सेम जावा टू, ये है एंटरप्राइज एडिशन, ई फॉर एंटरप्राइज। और ये है जे टू एम ई, जावा टू। ये यम जो है ये एक्चुअली मोबाइल नहीं है, ये है माइक्रो एडिशन। ठीक है, तो ये होता है कि कोई भी डिवाइस पे हम कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो ये वाला जे टू एम ही हम यूज करते थे। तो इससे अभी देखो, तो जे टू ए सी एक्चुअली ये कोर है, बहुत ही कोर है। जे टू ए सी को हम कोर जावा भी बोलते हैं। तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करना है, जे टू ई भी करना है, जे टू एम ई भी करना है, लेकिन आपको ये जे टू ए सी पहले आना चाहिए। ये बेसिक है। ठीक है, अगर ये आएगा तो उसके बाद आप ये सीख सकते हैं। अगर आपको वेब एप्लीकेशन करना है तो आप एडवांस जावा सीख सकते हैं। अभी एडवांस जावा में क्या होता है कि जेएसपी सर्वलेट मेन टॉपिक है, जेएसपी सर्वलेट। तो इसके हेल्प से आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आपको बस कोर जावा आता है तो आप उससे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। एडवांस जावा में जेएसपी सर्वलेट आता है और भी कुछ टॉपिक्स है। तो ये इसकी हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। और ये जो है जे टू एम ई माइक्रो माइक्रो एडिशन, इससे आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं और आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे बस मोबाइल फोन्स नहीं होता है, कोई भी आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। तो कोई वो प्रोग्राम्स आप ये जे टू एम ई से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए, सेंसर्स, गेटवेज, मोबाइल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, टीवी सेट टॉप बॉक्स, प्रिंटर्स और बहुत सारे। तो उसमें आप जे टू एम ई यूज कर सकते हैं। तो अभी आप बोलेंगे कि आपको सीखना क्या है, तो सबसे पहले आपको सीखना है जे टू ए सी मतलब कोर जावा। उसके बाद इतना सीखा तो भी बहुत है। अगर आपको वेब एप्लीकेशन में जाना है, जावा यूज करना है वेब एप्लीकेशन के लिए, तो आप जे टू ई में एडवांस जावा भी सीख सकते हैं। कुछ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए आपको प्रोग्राम करने हैं तो आप जे टू ई भी सीख सकते हैं। अभी हम देखते हैं हिस्ट्री, देखते हैं जावा की। अ, अभी देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन पे लिखा है जेम्स गॉसलिंग एंड टीम। इन्होंने ये लैंग्वेज बनाना स्टार्ट किया था। शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था 1991 और उसकी कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। और उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तब उनके टीम का नाम था एक ग्रीन टीम। ओके, तो अभी आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 1991 लिखा है और हमने पहले यहाँ पे लिखा है 1995। तो मैं इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे 1995 क्यों लिखा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था 1991 में, जस्ट स्टार्ट किया था। तो शुरू में उन्होंने वो लैंग्वेज बना दी, उन्होंने बना दिया। तो शुरू में उन्होंने उसका नाम रखा ग्रीन टॉक। ठीक है,
वो लैंग्वेज का नाम रखा ग्रीन टॉक। और उसमें जो भी प्रोग्राम करते थे उसका फाइल एक्सटेंशन रहता था डॉट जीटी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसका नाम चेंज करके ओक रखा। तो ओक रखा, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो गया कि ये ओक एक पेड़ का नाम है। तो बहुत सारे कुछ कंट्रीज का नेशनल ट्री था ओक, वो एक इशू हो गया। और एक कंपनी का नाम भी था ओक टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से वो ये ओक नाम यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया अभी ओक को भी कोई दूसरा नाम दे दे। तो उन्होंने 1995 में ओक का नाम चेंज करके जावा रखा। और फिर 1995 से जावा नाम से ये लैंग्वेज पॉपुलर हो गई। और पब्लिकली उन्होंने अवेलेबल भी कर दी 1995 से। तब तक वो प्राइवेटली वही इंटरनली एप्लीकेशंस बनाते थे, लेकिन 1995 के लिए वो पब्लिक कर दी, फिर लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर 2010 में क्या हुआ कि सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल ओरेकल कॉरपोरेशन ने इसको एक्वायर कर दिया, सन माइक्रो सिस्टम को। तो अभी फिलहाल करंटली 2020 में भी 2022 में भी ओरेकल ही जावा को मेंटेन कर रहा है। हर 6 महीने में उनका एक वर्जन आता है। तो वो वर्जन माइनर रहता है, माइनर नहीं बोल सकते, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन नहीं रहता है, लेकिन एवरी 6 मंथ्स दे आर रिलीजिंग वन वर्जन। ठीक है। उसमें कुछ वो बग फिक्स करते हैं, कुछ नया फीचर ऐड करते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जावा वर्जन्स देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने पूरा जेडी के बीटा से यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। पहले 1995 में उन्होंने जेडी के बीटा करके रिलीज किया था। फिर 1996 में 1.0, और उन्होंने ऐसा वर्जन देना शुरू कर दिया था 1.2, 1.3, 1.4। तो उसके बाद ये 5.0 एक बहुत बड़ा वर्जन था, मतलब बहुत सारे फीचर्स ऐड किए थे। ये लंबे समय तक JDK5 चला। अभी भी कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर से उसमें JDK5 यूज होता आ रहा है। उसके बाद वो नाम चेंज करते गए। अभी देखो, अभी यहाँ से 7 स्टार्ट हो गया। 7 भी एक बड़ा वर्जन था। 7 में भी उन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए थे। JDK7 भी लंबे समय तक चला। उसके बाद आया जावा AC8, ये आया 2014 में। ये एक बहुत बड़ा वर्जन रहा। इसमें उन्होंने लैम्बडा फंक्शंस ऐड किए, कुछ स्ट्रीम्स एपीआई ऐड किए, बहुत सारे एपीआई ऐड किए, जो कि आज तक इन 2022 में भी 75 to 80% प्रोजेक्ट में जावा 8 यूज होता आ रहा है, हो रहा है। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 2014 को रिलीज हुआ था, आज 2020 है। तो लगभग 8 साल हो गए, फिर भी जावा 8 यूज हो रहा है। और वो भी 75 to 80% आज भी जावा 8 यूज हो रहा है। उसके बाद देखेंगे 9 आ गया, 10 आ गया, अब ये 11। और आप यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट में LTS लिखा है। LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके। LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्जन है, उन्होंने कुछ डिसाइड करके रखा है कि कितने साल तक वो ये वर्जन में अगर कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे लेट से जावा 11 है, अगर इसमें कुछ बग्स आ गए, कुछ बग्स हमें मिला और वो हमने रिपोर्ट किया, तो वो उसको फिक्स करेंगे इसी रिलीज में। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने उसके लिए जावा 11 यूज किया हुआ है, तो अगर वो बग आ गया तो हम इमीडिएटली ये वर्जन चेंज नहीं कर सकते। 11 छोड़ के हम सीधा 17 यूज नहीं कर सकते। तो ओरेकल क्या करेगी कि 11 में कुछ बग आया है तो वो इसको फिक्स करेंगे। तो कुछ साल तक हर एक रिलीज का उन्होंने एक डेट दिया हुआ है। 11 का कब तक वो सपोर्ट करेंगे, 17 का कब तक करेंगे। ऑब्वियसली वो 4 मंथ 6 मंथ ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट बोल रहा है तो कुछ ना कुछ 3 साल 4 साल 5 साल तक वो सपोर्ट करेंगे, मतलब तब तक ये वर्जन रहेगा ही रहेगा। तो
अभी देखो, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जावा एसी 17, ये लेटेस्ट रिलीज हुआ है सितंबर 2021 में। और ये है जावा एसी 21, ये नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन आएगा ये सितंबर 2023 में। ओके। अभी देखो, अभी मार्केट में हर कंपनी 75 to 80% जावा 8 यूज कर रही है। लगभग 20% लोगों ने जावा 20 to 25% लोगों ने ऑलरेडी जावा 11 यूज करना स्टार्ट किया है। और अभी स्लोली मैं बोल सकता हूँ 5% लोगों ने जावा 17 यूज करना स्टार्ट कर दिया है। मोस्टली स्टार्टअप तुरंत यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी कंपनी में इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते, स्विच नहीं हो सकते लेटेस्ट वर्जन पे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा वर्जन सीखना चाहिए। तो अभी आप मान के चलो कि जावा 8 को बेस मान के आपको सीखना पड़ेगा। जावा 8 के सभी फीचर्स आप सीखो, और उसके बाद जैसे जावा उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर एक में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप जावा 8 को बेस मान के आप जावा 8 के फीचर्स सीखो। उसके बाद 9 में देखो क्या ऐड हुआ है, बहुत ही माइनर फीचर्स ऐड किए गए हैं इसमें। 9 में देखो क्या हुआ है, 10 में क्या हुआ है, 11 में क्या हुआ है। ऐसे करके आप जितने भी अभी, अगर आप जावा 17 यूज कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो जावा 17 तक के आप फीचर्स देखो और उसको आप यूज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में।